चलिए, स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विथ नाज में। हम लोगों ने इससे पहले जो कुछ पढ़ा था, इससे आगे हम पढ़ रहे हैं, यानी कि सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें 6 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। ये 7वां लेक्चर है और इसमें आज हम लोग समझेंगे लाइसोसोम, यानी कोशिका का जो अंगक है उसमें से एक लाइसोसोम है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लाइसोसोम बेसिकली होता क्या है वो समझते हैं। लाइसोसोम कहाँ पाया जाएगा? तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच वाले हिस्से में, जो साइटोप्लाज्म कहते हैं, वहीं पे हम लोग को ये पाया जाता है। यानी कि अगर हम देखें लाइसोसोम को, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। अगर ये कोशिका है, ये हमारा केंद्रक है, तो ऐसे छोटे छोटे थैलियों जैसी संरचना दिखाई देती है। ये छोटे छोटे थैली जो हैं, ये छोटे छोटे थैली जो है, इसमें एंजाइम भरे हुए रहते हैं। इसमें क्या भरे हुए रहते हैं? एंजाइम भरे हुए होते हैं। और ये जो एंजाइम भरे हुए होते हैं, ये एंजाइम कौन से होते हैं? देखिए, ये जो छोटे छोटे थैली होते हैं, इसमें एंजाइम भरे हुए होते हैं। और ये जो एंजाइम भरे हुए होते हैं, इसमें पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये क्या करता है? हमारे कोशिका में अगर कोई विषाणु, जीवाणु या कोई अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव अगर वो चले जाते हैं और संक्रमण फैलाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा लाइसोसोम उस पर आता है और निकल के ये एंजाइम सिक्रेट होता है और उसके प्रभाव को खत्म कर देता है। समझेंगे कि ये जो लाइसोसोम है इसका काम क्या है। अगर आप देखें तो हमारा कोशिका जो है, उस कोशिका के अंदर, हमारे कोशिका के अंदर ये जो लाइसोसोम का काम होता है वो ये है कि कोशिका के जो अंगक होते हैं उनका कुछ न कुछ जीवन काल होता है। जैसे आपको समझाने के लिए मैं कहूं, हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिनों का होता है। और व्हाइट ब्लड सेल जो है, इसका जीवन काल लगभग 2 से 4 दिन का होता है। तो क्या सर, इस कोशिका के अंदर जो हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होते हैं, वो एक निश्चित सीमा के बाद वो मर जाते हैं? तो उसका आंसर है बिल्कुल, वो मर जाते हैं। यानी कोई भी जिंदा चीज है तो उनका जीवन काल होता है। आरबीसी है तो इनका लगभग 120 दिनों तक का होता है। डब्ल्यूबीसी है, ये लगभग 2 से 4 दिन तक जिंदा रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये सेल पुराने हो जाते हैं और ये मरने के कगार पे आ जाते हैं, वैसे टाइम में हमारा लाइसोसोम खुद एक्टिव हो जाता है और उस कोशिका के अंदर जा करके और यानी जिनका जीवन काल कंप्लीट होने वाला होता है, वहां पे जाके ये फट जाता है और बाकी कोशिकाओं को मार देता है। कभी कभी क्या होता है, उन कोशिकाओं को मारते मारते खुद ऐसे फटता है कि अपने आप को भी मार लेता है। इसलिए कोशिका के अंदर जो प्रेजेंट लाइसोसोम होता है, इस लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली भी कहते हैं। आत्मघाती इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये कोशिका के अंदर कुछ अंगों को मार रहा होता है, जैसे उसका जीवन काल पूरा होने वाला होता है, ये जाके वहां पे फट जाता है। और जैसे ही फटता है तो कभी कभी उस कोशिका को तो मार ही देता है, उस अंगक को मार ही देता है, लेकिन वो अपने आप को भी मार लेता है। इसलिए इसे आत्मघाती की थैली कहते हैं। आइए देखिए, हमने पहले से चीजों को लिख रखा है। ये अगर लाइसोसोम की खोज की बात करें तो आप डी ड्यूब बोल सकते हैं या डी ड्यूबे बोल सकते हैं, इसने खोजा था। उसके बाद क्या है, अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसकी संरचना बदलती हुई दिखाई देगी। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसकी संरचना बदलती हुई दिखाई देगी। इसकी आकृति एक जैसी नहीं होती है या बहुरूपता को दर्शाता है। अगर आप बात करें लाइसोसोम, तो ये पौधों की कोशिका की तुलना में जंतुओं की कोशिका में ज्यादा पाई जाती है। यानी पौधों की कोशिकाओं की तुलना में जंतुओं की कोशिका में ज्यादा पाई जाती है। अगला पॉइंट है, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसे देखिए,
लाइसोसोम को आत्मघाती आत्महत्या थैली कहा जाता है और कोशिका का इसे एटम बम भी कहा जाता है और इसे सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर जो भी अंगक मर रहे होते हैं उनका साफ सफाई करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम ही तो करता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। अब बात करेंगे इसका कार्य पे। इसका कार्य क्या होता है? अगर इसका कार्य की बात करें तो यह कोशिका के अंगकों को टूटे फूटे भाग को पाचित कर कोशिका द्रव को साफ करता है, जो कि हमने पहले बता दिया। आवश्यकता अनुसार कोशिका को नष्ट भी करता है। जरूरत पड़ने पर यह कोशिका को क्या करता है? नष्ट भी कर देता है। यानी लाइसोसोम में इतना पावर है कि यह चाहे तो कोशिका को नष्ट भी कर सकता है। यह कोशिका को विषाणु, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाता है। यानी हमारे कोशिका के अंदर किसी भी तरह का कोई अगर सूक्ष्म जीवों का कोई इंफेक्शन है तो वह उसे मार देता है और उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। यह रहा लाइसोसोम। लाइसोसोम के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आप इसे नोट कर लें। देखिए, अब जो हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं यह है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? यह कोशिका का एक ऐसा अंगक है जिसे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सूत्र कनिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्र कनिका। इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस कहते हैं। जरा सोचें कि इसे पावर हाउस क्यों कहते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो समाप्त होती है। अब इसमें एक चीज आप लोग समझिए कि श्वसन और सांस लेना ये दोनों में बहुत अंतर है। हम अगर सांस लेते हैं तो वायुमंडल में जो भी गैसेस हैं, यानी हम लोग हवा लेते हैं, उस हवा के माध्यम से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैस हमारे नाक के द्वारा अंदर जाती हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल हम ऑक्सीजन यानी हम श्वसन में सिर्फ ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हैं। सांस लेना यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये है। लेकिन श्वसन प्रक्रिया जो होता है, श्वसन प्रक्रिया को अगर आप अच्छे से समझें तो देखिए यहां पे समझिए, जैसे अगर हम कोई भी भोजन लेते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, तो जब खाना हमारा पच जाता है, यानी पचने के बाद जो भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, कब? पचने के बाद। जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खा लेने के बाद जब हमारा खाना पच जाता है तो वो पोषक तत्व क्या होता है कि छोटी आंत में एक उंगली जैसे संरचना होती है, तो उस जगह से जाकर के उसको विली बोलते हैं। उस विली जो है सारे पोषक तत्व को एब्जॉर्ब कर लेती है और ये हमारे ब्लड में डाल देती है। और उस ब्लड के माध्यम से जितना भी सारा जो पोषक तत्व हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट रहे, प्रोटीन रहे, फैट रहे, ये जितनी सारी चीजें हैं, ये हमारे ब्लड के माध्यम से हर एक कोशिका तक पहुंचते रहती है। लेकिन जब हमारा कोशिका तक कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के फॉर्म में जाके पहुंचता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ये अनपचा हुआ रहता है, लेकिन पचने के बाद कार्बोहाइड्रेट क्या बन जाता है? ग्लूकोज। देखिए मैं लिख देता हूं यहां पे, ये अगर कार्बोहाइड्रेट है, अगर हमने इसे खाया तो खाने के बाद ये जब पच जाता है, यानी ये जब डाइजेस्टेड होता है, तो डाइजेस्टेड के बाद जो है, पचने के बाद जो है, ये बन जाता है क्या? ग्लूकोज। क्या बन जाता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। यानी कि अब हमारे हर एक कोशिका के पास ये ग्लूकोज पहुंच जाता है। हर एक कोशिका के पास कौन पहुंच जाता है? ये ग्लूकोज पहुंच जाता है। जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन जब हमारे ब्लड में जाके घुलता है और ऑक्सीजन जब हर एक कोशिका के पास पहुंचता है, यानी किसके पास, कहां पे जाके मिलता है? ग्लूकोज से जाके मिलता है। जब हम श्वसन की प्रक्रिया, हमेशा याद रखेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जब ये कोशिका के पास हमारा ग्लूकोज पचने के बाद पहुंचता है और हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में दोस्तों? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या बना देता है? ये बना देता है CO2 प्लस H2O
और प्लस में एटीपी, यानी कि फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जो कि दोबारा हमारे ब्लड से आके हमारे नाक से, यानी कि दोबारा जो है हमारे नाक से ये बाहर निकल जाता है CO2, और H2O ये जल की क्वांटिटी होती है जो हमारे शरीर के लिए ये काफी लाभदायक होता है। उसके बाद हमको मिलता है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है, यानी कि हमारे यानी जानवरों में जो ये जो एनर्जी डेवलप होता है या तो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है, ये जो उत्पन्न होता है, वो एटीपी के फॉर्म में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि हमने जो खाना खाया, खाना खाने के बाद खाना हमारा पच जाता है और ग्लूकोज जो है हमारे हर एक सेल के पास पहुंचता है। जब हर एक सेल के पास पहुंचता है, ये ग्लूकोज क्या है? पचा हुआ। इससे पहले जब हम खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट जब पच जाता है तो ग्लूकोज बन जाता है, और यही ग्लूकोज हमारे ब्लड के माध्यम से सेल के हर एक हिस्से तक पहुंचता है। अच्छा, ब्लड ही एक ऐसा साधन है जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, इसीलिए तो इसे सरल संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यानी पूरे ब्लड ही है जो पूरे सेल को कनेक्ट करके रखता है। यानी जब ये ग्लूकोज हमारे कोशिका में पहुंच जाती है और कोशिका में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस एटीपी की फॉर्म में ये बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग नाक से दोबारा छोड़ देते हैं, और H2O जो कि पानी है, वो पानी हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक है, और हमारे शरीर में बच जाता है क्या? एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी यही है जो हम लोग को ऊर्जा देने का काम करता है। ऊर्जा हमारे शरीर में किस फॉर्म में रहता है? एटीपी के रूप में रहता है। अच्छा, ये जो प्रक्रिया हो रहा है, ये जो एटीपी है, यही एटीपी हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम करता है। आप इसका नाम याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा देखिए, ये जो प्रक्रिया हो रही, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये होता कहां पे? ये सारा प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये सारा प्रोसेस कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और यही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है जहां पे हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो कैसे दिखाई देगा? क्योंकि ये जो है अपना आकार हमेशा बदलते रहता है, दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ क्षण के लिए जब ये रुका हुआ होता है उस वक्त देखिए कैसे दिखाई देता है। आइए यहां पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से मिलकर बना होता है। ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से मिलकर बना होता है। यहां पे देखिए, अगर आप देखने की कोशिश करें तो मैंने दो झिल्ली बनाया है, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले को हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। यानी ये दो झिल्लियों से मिलकर बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अगर आप देखेंगे तो इस इनर मेम्ब्रेन में, अगर आप अच्छे से देखें तो इस इनर मेम्ब्रेन में ऐसे खाली जगह होती हैं और यहां पे ऐसे उंगली जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये उंगली जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। अगर आप बात करें तो ये देखिए, ये जो हमारा आउटर सरफेस है और ये जो हमारा इनर सरफेस है, इस पूरे को अगर हम लोग कहते हैं तो इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस पूरे, यानी ये जो खाली जगह दिखाई दे रहा है, ये खाली होता नहीं है, इसमें बहुत सारे द्रव भरे हुए रहते हैं, लिक्विड भरे हुए रहते हैं। लेकिन इस खाली जगह की अगर हम बात करें तो इसमें, यानी इसके अंदर वाले सारी चीजों को अगर हम लोग बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो बने होते हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं? तो ये बने होते हैं डीएनए प्लस राइबोसोम। किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए प्लस राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम ने हमने पढ़ा था 70S और 80S, तो इसमें जो पाया जाता है ये 70S पाया जाता है। अब ये जो उंगली जैसी संरचना आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। तो हमारा, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं।
माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने से पहले आपको कम से कम 4 वैज्ञानिकों का नाम याद रखना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी लिख रखा है, आप इसे अच्छे से एक बार देख लें और याद कर लें। पहला क्या है? रिचर्ड अल्टमैन, यानी रिचर्ड अल्टमैन इन्होंने ही सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। लेकिन रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा, लेकिन इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा। उस समय इसने इसका नाम रखा था बायोप्लास्ट। क्या नाम रखा था? बायोप्लास्ट। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले खोजा किसने था? तो रिचर्ड अल्टमैन ने, लेकिन उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा था, उसका नाम रखा था क्या? बायोब्लास्ट। सॉरी, क्या नाम रखा था? बायोब्लास्ट नाम रखा था। अच्छा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम रखा था वो रखा था किसने? बेंडा ने। वैज्ञानिक का नाम क्या है? बेंडा। इसने क्या नाम रखा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। एक नाम आता है किंग सबरी का। किनका नाम आता है? किंग सबरी। तो इसने सबसे प्रथम बार पता लगाया था कि ये जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। यानी श्वसन की प्रक्रिया कहां पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसमें सबसे पहले किसने बताया था? किंग सबरी ने। अब आगे देखिए, ये वारबर्ग है, एक और नाम है माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित, इसको याद रखेंगे। नाम क्या है? वारबर्ग। इन्होंने क्या पता लगाया था? इन्होंने पता लगाया था कि श्वसन के लिए, किसके लिए? श्वसन के लिए एंजाइम की जरूरत होती है। श्वसन के लिए एंजाइम की जरूरत होती है, और जिस एंजाइम की जरूरत होती है उसको पता लगाने का काम कौन किया था? वारबर्ग ने पता लगाया था। तो ये देखिए हमने लिख रखा है, आप इसे नोट कर लें, और उम्मीद करता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि आपके डाउट को हम अच्छे से फिर अगले वीडियो में हम उसे बढ़िया से बता दें, जो आपका डाउट बन रहा है वो डाउट ना बने। पढ़ते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि जितने चीज़ों को बताया गया आप उसे बार बार रिवीजन करें और पढ़ें और सीखें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि वो डाउट मैं क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू।